है, 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी ऑब्जेक्टिव को चैप्टर वाइज करते हैं। इसमें पहला चैप्टर था जीवों में जनन, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक, इसमें क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है या ऐसा कोई पीपीटी वगैरह बना के नहीं रखें, कैसे से मारते जाएंगे, क्वेश्चन आते रहेगा, इसलिए हम बुक से एक क्वेश्चन देख करके आपको बताएंगे और उसका जो भी डेफिनेशन होगा उसको हम करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है काजू, काजू कौन सा फल है? काजू, जिसको कैसियो कहते हैं आप, काजू याद रखिएगा एक नट फल है। काजू कैसा फल है? एक नट फल है। और नारियल कैसा फल है? तो याद रखिएगा ये एक ड्रूप फल है। नारियल कैसा फल है? याद रखिएगा ये एक ड्रूप फल। ठीक, जिसमें नारियल का कौन सा भाग खाते हैं, यानी कि खाने योग्य भाग, नारियल का कौन सा भाग खाते हैं? तो याद रखिएगा नारियल का भ्रूण पोष खाते हैं। नारियल का क्या खाते हैं? भ्रूण पोष खाते हैं। क्या बोले? काजू कैसा फल है? नट फल है। नारियल कैसा फल है? तो ड्रूप फल है। और नारियल का खाने योग्य भाग क्या है? भ्रूण पोष। जब आप नारियल को देखिएगा तो नारियल का जो शेप होता है उसमें इस यहाँ पर आपको नारियल का जो पूरा नारियल को ऊपर से जब टकला कीजिएगा तो देखिएगा उसमें 3 गो छेद होता है। नारियल में छेद रहता है, आंख जैसा बना हुआ रहेगा, इस तरह से बना हुआ रहता है, यहाँ पर आता है ऐसे करके रहेगा। जिसमें ये जो ऊपर में 2 गो नारियल में छेद होता है इसको कहते हैं प्लग पोर। इसको क्या कहते हैं? प्लग पोर। और नीचे में जो एगो रहता है इसको कहते हैं फंक्शनल पोर। कौन सा कहा जाता है? फंक्शनल पोर। नारियल में 3 छेद होता है, जिसमें 2 छेद जो होता है वो बड़ी कठोर होता है, जिसको हम प्लग पोर कहते हैं। एक छेद थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इसमें कि आप कोई नुकीला चीज से कर सकते हैं, उसको कहते हैं फंक्शनल पोर। बाय द वे ये पूछा नहीं जाता है तो उतना ज्यादा आप दिमाग मत लगाइएगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब पूछा गया और पूछा जाने की संभावना भी है। ये हो गया। अब देखिए एक आता है भ्रूण, और जो भ्रूण को पोषण दे उसको कहते हैं भ्रूण पोष। जो भ्रूण को पोषण दे उसको क्या कहते हैं? भ्रूण पोष। एक होता है एम्ब्रियो, एक होता है एम्ब्रियोसेक। भ्रूण द्विगुणित होता है। भ्रूण क्या गुणित होता है? द्विगुणित होता है। और भ्रूण पोष क्या होता है? त्रिगुणित होता है। भ्रूण पोष क्या होता है? त्रिगुणित होता है। कैसे होता है समझिए। यदि अंड कोशिका और नर केंद्रक, अंड कोशिका और नर केंद्रक आपस में निषेचन करता है तो बनता है भ्रूण। और अंड कोशिका एन होता है और नर केंद्रक भी एन होता है। एन एन मिलके क्या हो गया? 2n हुआ। ये जो 2n 3n होता है, भ्रूण पोष क्या होता है? 3n होता है। तो 3n कैसे होता है? तो भ्रूण पोष बनता है द्वितीय केंद्रक, द्वितीय केंद्रक प्लस नर केंद्रक से, नर केंद्रक से। तो द्वितीय केंद्रक होता है 2n और नर केंद्रक होता है n, तो 2n n मिलके बन गया 3n। तो याद रखिएगा इतना बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? उभयलिंगी प्राणी की जब बात आएगा तो याद रखिएगा उभयलिंगी यानी कि जिसमें नर और मादा दोनों का जनन उपस्थित हो तो वो उभयलिंगी होगा केंचुआ। केंचुआ जिसको अर्थवर्म कहते हैं। कहता है पेनिसिलियम उत्पादित करता है। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम उत्पादित करता है। तो पेनिसिलियम उत्पादित करता है, ऑप्शन में रहेगा आपको जू स्पोर, मेटा स्पोर, म्यू स्पोर। तो समझिएगा विभाजन 3 गो होता है। एक होता है समसूत्री विभाजन, एक होता है विषम सूत्री विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें होता है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को कहते हैं माइटोसिस और एक होता है मियोसिस।
एक होता है माइटोसिस, एक मियोसिस। समसूत्री को इंग्लिश में माइटोसिस और अर्धसूत्री को मियोसिस कहते हैं, इसीलिए इसमें मिलेगा आपको माइटोस्पोर या मीटोस्पोर मिलेगा। माइटोस्पोर यानी कि वैसा स्पोर जिसमें कि समसूत्री विभाजन हुआ हो। तो एक होगा माइटोस्पोर और एक होगा मियोस्पोर। मियोस्पोर कैसे बना है? तो मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि वैसा स्पोर जिसमें कौन विभाजन हुआ हो? अर्धसूत्री विभाजन हुआ हो। तो यानी कि एगो होगा ऑप्शन ए, बी, सी, इस तरह करके रहेगा, इसमें देगा ए, बी दोनों। याद रखिएगा पेनिसिलियम उत्पादित करता है माइटोस्पोर, मियोस्पोर। रटने का जरूरी नहीं है, समझिएगा इसको आप। माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री, मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री, इसीलिए माइटोस्पोर और मियोस्पोर हो। ठीक। और पेनिसिलियम है, तो बताइए पेनिसिलियम में जो जनन होता है वो लैंगिक होता है कि अलैंगिक होता है? तो आप कहेंगे कि पेनिसिलियम में कैसा जनन होता है? अलैंगिक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अलैंगिक जनन में कौन सा विधि होता है? तो विखंडन विधि होता है। ये कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछा गया ये हम बता दें आपको। पेनिसिलियम उत्पादित करता है माइटोस्पोर और मियोस्पोर, ये क्वेश्चन बैंक का ही है। और पेनिसिलियम जनन कौन सी विधि से करता है? अलैंगिक से। अलैंगिक में किस विधि से? विखंडन में। विखंडन में किस विधि से? तो द्वि विखंडन से होगा। ठीक, द्वि विखंडन हो गया। द्वि विखंडन में भी एक होता है लंबवत, एक होता है अनुप्रस्थ। तो याद रखिएगा इसमें कौन सा होगा? अनुप्रस्थ विखंडन होगा। ठीक, ये इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछा था पेनिसिलियम में कैसा विभाजन होता है? तो अनुप्रस्थ विभाजन। पेनिसिलियम का आकृति कैसा होता है? चप्पल जैसा। ठीक, उसके बाद देखते हैं, कहता है समयुग्मक। समयुग्मक सम मतलब इक्वल, युग्मक यानी कि जिस तरह शुक्राणु अंडाणु होता है, युग्मक की बात हो रही है। ऐसा कौन सा युग्मक है जिसका संरचना समान होता है? देखिए ये है अंडाणु और ये है शुक्राणु, तो क्या ये दोनों का संरचना समान है? तो यानी कि मानव का जो युग्मक है वो सम युग्मक है कि विषम युग्मक है? तो विषम युग्मक है। और सम युग्मक कौन है? तो देखिए इस दोनों का संरचना सेम दिखता है, ये दोनों युग्मक ही हैं। तो ये दोनों युग्मक सम युग्मक और ये दोनों युग्मक विषम युग्मक है। तो ये किसका युग्मक है? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है सम युग्मक किसमें पाया जाता है? तो सम युग्मक पाया जाता है क्लेडोफोरा में। ये जो फिगर बनाए थे वो क्लेडोफोरा का ही था। क्लेडोफोरा सम युग्मक किसमें पाया जाता है? क्लेडोफोरा में पाया जाता है। कहता है किसमें मध चक्र होता है? किसमें मध चक्र होता है? तो समझिए एक होता है एमसी, एक होता है ओसी। एमसी को कहते हैं रज चक्र, या इसी को कहते हैं ऋतुस्राव चक्र, या इसी को कहते हैं मासिक चक्र, या इसी को कहते हैं महावरी। मासिक चक्र को ही रज चक्र, ऋतुस्राव चक्र, महावरी कहा जाता है। आप लोग टीवी में प्रचार भी सुने होंगे, पैड वाला आता है, अक्षय कुमार कहते हुए क्या हुआ टेंशन में, सिगरेट पी रहा होता है, कहता कुछ नहीं वही महिला वाला बीमारी। तो कहता महिला वाला बीमारी मीन्स क्या? तो कहता वही महावरी के कारण परेशानी। तो कहता है कि जितने में तुम फू फू कर रहा उतने में यदि तुम सैनिटरी पैड खरीद के दे दो तो महिला को इतनी बड़ी बीमारी जो है जिसे मौत भी हो सकती है उससे सुरक्षा मिल सके। लेकिन सैनिटरी पैड एक महिलाओं के लिए मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन अभी सैनिटरी पैड सबसे ज्यादा घातक है महिलाओं के लिए। आप यदि सैनिटरी पैड किससे बनता है ये देखिएगा तो वो इस चीज से बनता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, यानी कि वो घुलता उलता नहीं, उसमें बहुत सारे केमिकल का यूज करा जाता है जिससे महिलाओं को ज्यादातर वजन कैंसर वगैरह होने की भी संभावना रहती है। एक होता है एमसी, एक होता है ओसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओएस्ट्रस साइकिल, इसको कहते हैं मध चक्र। एक क्वेश्चन इसमें दोनों में बड़ी ध्यान से याद रखिए, मासिक चक्र उस किसमें होता है? तो प्राइमेट मादा में। सबसे पहली बात ये दोनों चक्र मादा में ही होता है, पुरुष में नहीं होता है। मादा बनने के लिए क्रीम पाउडर, कपड़ा चेंज कर लीजिएगा, क्रीम पाउडर लपेट लीजिएगा, थोड़े है कि वो माँ भी बन जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें जो चक्र ये सिर्फ प्राइमेट मादा में होती है। और ओसी किस में होता है? नन प्राइमेट मादा में होता है। अब कैसे पहचानिएगा कौन प्राइमेट कौन नन प्राइमेट? तो मानव, मानव का पूर्वज बंदर, वही चिंपैंजी,
एप्स, लंगूर, ये सब जो मानव के इर्द गिर्द वाले जितना भी प्रजाति है वो सभी के सभी किस में आते हैं, प्राइमेट मादा में आता है। और प्राइमेट मादा में क्या होता है, मासिक चक्र होता है। और उसको छोड़ के जितना जीव है सब नन प्राइमेट है, यानी कि वो क्या है, उसी। बताइए गाय का मानव से कोई है संबंध वगैरह नहीं, तब गाय कौन सी है, नन प्राइमेट है। बंदर प्राइमेट है क्योंकि वो मानव से रिलेट करता है। उसके बाद कुत्ता नन प्राइमेट है। तो आपसे पूछेंगे बताइए बंदर, गाय, मानव, चिंपैंजी, एप्स, इसमें से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें ओसी यानी कि मध चक्र होता है। तो मध चक्र किसमें होगा, गाय में। और बंदर, मानव, चिंपैंजी, एप्स, ये सब में एमसी होता है, यानी कि मासिक चक्र होता है। मासिक चक्र क्या है, तो बोलिएगा प्रत्येक माह मादा में होने वाले अंडाशयी चक्र को कौन सा चक्र कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं। ठीक, प्रत्येक माह मादा के अंडाशय में होने वाले अंडाशयी चक्र को मासिक चक्र कहते हैं। मासिक चक्र का जो अवधि होता है वो औसत, हमेशा याद रखिएगा, औसत 28 दिनों का होता है। औसत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सब किसी में 30 होता होगा, किसी में 35 होता होगा, उस हिसाब से सब में एक्यूरेट 28 ही होगा, ये जरूरी नहीं, किसी में 32, किसी में 35, इस तरह से भी संभव है। अब देखिए मासिक चक्र का अवधि कितना, 28 दिन। मासिक चक्र के दौरान जो अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग मासिक चक्र में किस दिन ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग होता है, तो 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। और अंडोत्सर्ग होता है तो किस हार्मोन के प्रभाव में होता है, एलएच हार्मोन के प्रभाव में होता है, यानी अंडोत्सर्ग के लिए जिम्मेदार है कौन, एलएच। और अपरिपक्व अंडाणु के परिपक्वन में मदद करता है कौन, एफएसएच। एफएसएच को कहते हैं फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो पूछेंगे अंडोत्सर्ग के लिए जिम्मेदार होता है एलएच हार्मोन, और कितना दिन, 14वें दिन के आसपास। और अंडाणु के परिपक्वन में मदद करता है कौन, एफएसएच। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, जिसको कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा अदरक में प्रकंद को ही आपको मिलेगा, इंग्लिश में इसी को राइजोम कहते हैं। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, प्रकंद के द्वारा होता है। आलू में किसके द्वारा होता है, तो कंद के द्वारा होता है। आलू में किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, कंद के द्वारा होता है। प्याज में पूछे तो याद रखिएगा प्याज में किसके द्वारा होता है, सल्ककंद के द्वारा होता है। प्याज में किसके द्वारा होता है, सल्ककंद के द्वारा होता है। अरबी का सब्जी लोग खाता है, अरबी में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो किसके कारण होता है, घनकंद के कारण होता है। किसके कारण होता है, घनकंद। याद रखने की जुगाड़, देखिए आदि और हल्दी दोनों में देखिएगा गांठ बहुत ज्यादा इस तरह से करके ऐसे से करके रहता है। जिसमें भी गांठ दिखे वो प्रकंद का उदाहरण है, जिसको खाने से आपके शरीर में लगे कि न तृप्त हुए, पेट भरा टाइप का, वो कंद होता है। दाल चावल खाली खाने से आपको लगेगा किसी चीज की कमी है, तो वो कौन था, आलू का सब्जी। कहा जाता है गरीबों का सेब है एक तरह का। यदि आलू ना होता भारत में तो आप इमेजिन करिए भारत का यदि जितना गरीब तबका का लोग है उसके लिए सब्जी खाने का क्या दशा होता है। आज भी 60-70% भारत का लोग आलू कंज्यूम करता है। और आलू हमारे लिए एक नॉर्मल सब्जी नहीं है, वो एक लाइफ लाइन है सब्जी का गरीबों के लिए। रईस लोगों का बात ही जुदा है, समझिए। और ऐसा नहीं है कि आलू खाने से हानि है, वो स्टार्च का एक भरपूर सोर्स होता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है।
समझिए आलू एक प्रकार का क्या है, कंद है, जिसमें भी नमी का अंश दिखे समझिए वो सलकंद है, और जिसमें कंद प्रकंद दोनों का लक्षण दिखे उपंची है, घनकंद है, जिसमें गांठ भी दिखे और पेट भी भर जाए तो वो अरबी है जिसको घनकंद कहते हैं। उसके बाद देखते हैं, कह रहा शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। देखिए एक होता है अलैंगिक, एक होता है लैंगिक। मानव जो होता है वो कहीं शरीर के बाहर निषेचन नहीं कर सकता है, शरीर के अंदर निषेचन होता है। जब शरीर के अंदर निषेचन हो तो माध्यम की आवश्यकता नहीं है। शरीर के अंदर निषेचन होगा तो कहीं अंडाणु होगा, शुक्राणु जाकर के मिलेगा, निषेचन हो जाएगा। लेकिन यदि वही हो कि बाहर निषेचन हो, शरीर के बाहर हो, तो कहां होगा, हवा में, कहां करेगा निषेचन। तो इसका मतलब है कि माध्यम चाहिए बाहर में निषेचन करने के लिए, और वो माध्यम क्या होगा, अंडाणु नहीं है ना कि उड़ते रहेगा, शुक्राणु भी उड़ के आएगा, मिल जाएगा, ले छुटवा बन के तैयार। तो उसके लिए देखा जाता है कैसा जीव है, कैसा सिचुएशन है, कैसा माध्यम है। तो याद रखिएगा शरीर के बाहर निषेचन होगा तो पक्का वो बाह्य निषेचन और उसका माध्यम जल है, वाटर। शरीर के बाहर निषेचन होगा तो उसका माध्यम क्या होगा, जल। शरीर के अंदर निषेचन है तो माध्यम की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहता है। तो एक होता है शरीर के अंदर, एक होता है शरीर के बाहर। जब शरीर के अंदर इन वीवो है तो शरीर के अंदर, इन वीवो शरीर के अंदर, और इन विट्रो है तो शरीर के बाहर। ठीक, मिसअंडरस्टैंडिंग है, समझिए। यदि शरीर के अंदर निषेचन हो तो इन वीवो, शरीर के बाहर निषेचन हो तो इन विट्रो, शरीर के बाहर निषेचन हो तो इन विट्रो। वीवो ये मोबाइल वाला मत समझिएगा, इन ओप्पो शरीर के अंदर निषेचन। इन वीवो मतलब होता है कि जब शरीर के अंदर निषेचन हो तो उस विधि को इन वीवो कहते हैं, और शरीर के बाहर निषेचन हो तो उसको क्या कहते हैं, इन विट्रो। और निषेचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो इसी से एक शब्द बना है जिसका नाम है IVF। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब बताइए, एक होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन का मेन माध्यम क्या है, बाह्य निषेचन का मेन माध्यम क्या है, तो याद रखिएगा बाह्य निषेचन का मेन माध्यम क्या है, जल। और बाह्य निषेचन का उदाहरण आपको मेढक, मछली ये सब मिल जाएगा। आंतरिक निषेचन का तो कहने नहीं है। उसके बाद देखते हैं, अब कहता है द्विगुणित अगुणित। एक होता है एन, एन का मतलब होता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को हिंदी में कहते हैं अगुणित। 2n है तो इसको कहते हैं डायप्लॉइड, द्विगुणित। 3n होता है, इसको कहते हैं ट्राइप्लॉइड, त्रिगुणित। n 2n 3n अब पहचानने का तो टाइम है नहीं कि आपको बढ़िया समझाएं, क्या करेंगे, लास्ट टाइम आ गया है तो इसको समझने का सबसे बढ़िया है शुक्राणु, अंडाणु, ये दोनों मिलके जो बनेगा। देखिए शुक्राणु एक अकेला है, अंडाणु अकेला है, ये एन ये एन। शुक्राणु अंडाणु आपस में निषेचन करेगा तो क्या बनाएगा, युग्मनज। युग्मनज शुक्राणु अंडाणु के मिलने से ही ना बनता है, तो जब ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, 2n बनेगा। युग्मनज ही बड़ा होगा तो क्या बनेगा, भ्रूण। भ्रूण कितना n होता है, 2n होता है। पराग, पराग की जो कोशिकाएं होती है वो भी कितना होता है, n होता है। और भ्रूण, जो फल में भ्रूण होता है वो कितना होता है, वो 2n होता है। लेकिन भ्रूण कोष कितना गुणित होता है, उसमें भ्रूण कोष कितना गुणित होता है, त्रिगुणित होता है। शुक्राणु अगुणित, अंडाणु अगुणित, युग्मनज द्विगुणित, भ्रूण द्विगुणित, पराग अगुणित, भ्रूण कोष त्रिगुणित होता है। आप बताइए निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है। ऑप्शन ए केंचुआ, बी मानव, सी गाय, डी कुत्ता। उभयलिंगी जिसमें नर और मादा दोनों उपस्थित हो वो केंचुआ है। केंचुआ को इंग्लिश में अर्थवर्म कहते हैं। वर्म एक कृमि, वर्म को हिंदी में कृमि कहते हैं। जितना भी कृमि है एगो होता है राउंड वर्म यानी गोल कृमि, गोल कृमि।
फीता कृमि, जिसको टैप वर्म कहते हैं। एक होता है केंचुआ, ये क्या हो गया, उभयलिंगी। ये क्या है, उभयलिंगी है। ये क्या हो गया, उभयलिंगी है। ठीक, उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जलोद्भिद पौधा है। तो जलोद्भिद पौधा याद रखिएगा सिंघाड़ा। सिंघाड़ा जिसको समोसा कहते हैं, वो समोसा नहीं, वो तेलोद्भिद पौधा है, पौधा नहीं है। तेल में छाका जा रहा जो समोसा सिंघाड़ा, वो वाला नहीं। अक्सर आप देखेंगे छठ पूजा में कहीं कहीं पर एक लाल रंग का सिंघाड़ा ही शेप का एक संरचना होता है जिसको बनाया जाता है, उसी को कहते हैं सिंघाड़ा। और वो पानी में ही वो उपज होता है उसका। इसीलिए पूछता है सिंघाड़ा कैसा पौधा है, तो जलोद्भिद यानी हाइड्रोफाइट होता है। ठीक, उसके बाद केचुआ कैसा प्राणी है, तो उभयलिंगी या द्विलिंगी तो हो गया। जो एक बार पूरे जीवन काल में खिले, तो समझिए जब फूल खिलता है तो उसको कहते हैं कार्पिक। फूल खिलता है तो कार्पिक। जो पूरे जीवन में एक बार खिले, एक मतलब मोनो, खिलना मतलब कार्पिक, यानी जब पूरे जीवन काल में फूल एक बार खिला तो मोनोकार्पिक, अनेकों बार खिला तो पॉलीकार्पिक। जीवन में एक बार फूल खिला तो मोनोकार्पिक, अनेकों बार खिला तो पॉलीकार्पिक। तो पूरे जीवन काल में एक बार खिलने वाला, तो कहां लिखे, यहां लिखते हैं। एक हो गया मोनोकार्पिक, एक हो गया पॉलीकार्पिक। आप बताइए गेहूं पूरे जीवन काल में क्या बार फूल देता है, क्या बार फसल देता है, एक बार देता है, उसके बाद तो सूख जाता है, काट देते हैं आप। यानी गेहूं, चावल, मक्का, ये सब मोनोकार्पिक है। ये पूरे जीवन काल में एक बार ही फूल देगा, यानी कि इसमें एक बार ही होगा। मोनोकार्पिक हो गया। उसके बाद पॉलीकार्पिक, आम, अमरूद, ये सब पूरे जीवन काल में अनेकों बार देता है। लेकिन आप याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा एक पौधा है जिसका नाम है नीला कुरेंजी। नीला कुरेंजी, नीला कुरेंजी 12 साल में एक बार पुष्पन करता है, यानी वो 12 साल में इक्के बार फूल खिलता है। किसका, नीला कुरेंजी। नीला कुरेंजी, और 12 साल में एक बार फूल खिलता है, उसके बाद गाछ जो उसका जो पौधा होता है वो मर जाता है, यानी एक बार ही ना पूरे जीवन काल में फूल खिला। तो बताइए नीला कुरेंजी मोनोकार्पिक है कि पॉलीकार्पिक, तो याद रखिएगा मोनोकार्पिक है। और वो कितने वर्ष में एक बार खिलता है, 12 वर्ष में एक बार खिलता है। और बांस भी 50 से 100 साल में एक बार फूल देता है। इसीलिए बांस को भी हम क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक। बांस भी एक प्रकार का क्या है, मोनोकार्पिक है। आंतरिक निषेचन किसमें होता है, आंतरिक निषेचन किसमें होता है। तो याद रखिएगा आंतरिक निषेचन जितना भी अधिकांशतः छोटे जीव, बहुत जलीय जीव सब होता है, उसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। उसमें होता है कौन सा निषेचन, बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन जो होता है वो जितने भी मछली हैं उस समय कौन सी होता है, बाह्य निषेचन। मेढक उसमें कौन सी होता है, बाह्य निषेचन। लेकिन जैसे ही मछली बोलते हैं तो आप मारिएगा बाह्य निषेचन। लेकिन शार्क में होता है आंतरिक निषेचन। शार्क में कौन सा निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन मछली में मिलेगा, मेढक मिलेगा। बाह्य निषेचन का माध्यम क्या है, हम बताए थे, बाह्य निषेचन का माध्यम क्या है, जल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है समझिए, एक बीज पत्र में पैबंद लगाना, पैबंद मतलब ग्राफ्टिंग करना, आप पढ़े होंगे कायिक प्रवर्धन में एक विधि होता है ग्राफ्टिंग करना। एक बीज पत्र में पैबंद लगाना अधिकांशतः असंभव है, क्यों। तो आंसर होता है इसका कैम्बियम से। समझिए एक बीज पत्र में ग्राफ्टिंग करना, एक बीज पत्र में ग्राफ्टिंग करना, प्रत्यारोपण करना, ये असंभव है। इसका मेन कारण क्या है, तो कैम्बियम, कैम्बियम से। इसका मैं क्यों, क्योंकि देखिए जब हम मान लीजिए कि ग्राफ्टिंग किसको कहते हैं, मान लीजिए एक डंठल है, ठीक,
इस डंठल के ऊपर में किसी दूसरे किस्म के डंठल को लगाता, मान लीजिए सेब का एक खराब किस्म का डंठल है और इसमें अच्छा किस्म का डंठल को ऐड करना है, तो जब इसको जोड़िएगा, ये तो अलग है, ये अलग है, जब जोड़िएगा तो इसकी उत्तक और इसका उत्तक दोनों आपस में जुड़ेगा ना, जोड़ने का काम कौन करता है? कैम्बियम सेल, तब जाके टिश्यू जुड़ता है। और एक बीज पत्री में वही कैम्बियम सेल नहीं होता है, तो बताइए कभी भी जब ये दोनों आपस में ये दोनों को आपस में जोड़ने वाला ही नहीं है, तो कभी भी उसमें ग्राफ्टिंग संभव है नहीं। तो एक बीज पत्र में ग्राफ्टिंग संभव नहीं है, किसके कारण? तो कैम्बियम के कारण संभव नहीं है। अब जब ग्राफ्टिंग होता है तो इसको कहते हैं स्टॉक और इसको कहते हैं सियोन। इससे क्वेश्चन आया भी है, स्टॉक सियोन, SCIO है सियोन। अब पूछेगा आपको कि जब ग्राफ्टिंग करते हैं तो अच्छे किस्म के फल या किसी भी फल का उत्पादन जो होता है वो किससे होगा? सियोन से होता है। ग्राफ्टिंग में कौन कौन होता है? एक स्टॉक होता है, एक सियोन होता है, जिससे फल मिलता है वो हमारा क्या होता है? सियोन होता है। ठीक। उसके बाद कहता है पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है, पत्ती के अग्रभाग द्वारा, पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है। तो कौन करता है? तो याद रखिएगा वो करता है वॉकिंग फर्न। वॉकिंग फर्न, फर्न आप नहीं देखे हैं तो फर्न कैसा होता है? आप कभी कुआं में देख, जो कुआं पुराना हो गया उसके कुआं की दीवार वगैरह पर देखिएगा, एक पत्ता अजीब सा होता है जो इस तरह से आपको मिलेगा देखने के लिए, इस तरह से करके रहता है। उसी टाइप का पत्ती के संरचना जैसा फर्न भी होता है। तो एक वॉकिंग फर्न, वॉकिंग फर्न जो होता है वो पत्ती के अग्रभाग से क्या करता है? जनन करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क करता है, लार्वा को वयस्क, लार्वा को वयस्क करने वाला परिवर्तन को क्या कहते हैं? वयस्क करने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा लार्वा को वयस्क करने वाला परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कायांतरण, मेटाफोरेसिस होता है। अब जब लार्वा आया तो लार्वा क्या समझिए, जो जीव अपने बच्चे को डायरेक्ट पूर्ण परिपक्व शिशु के रूप में जन्म नहीं देता, वो लार्वा के रूप में जब जन्म देता है, तो जैसे कि देखिएगा मेढक जो होता है वो अपने बच्चे को पहले पूर्णतः परिपक्व शिशु बच्चे के रूप में जन्म नहीं देता, वो लार्वा के रूप में। तो मेढक का जो लार्वा, मेढक का लार्वा ये जो है इसको कहते हैं टेडपॉल। मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं? टेडपॉल। अब ये टेडपॉल है, दिखेगा मच्छर जैसा, लेकिन वो बड़ा होकर के बनेगा मेढक, यानी टेडपॉल जो लार्वा है वो बड़ा हो रहा है, मेढक बन रहा है। तो वो किस परिवर्तन के कारण? तो कायांतरण के कारण होता है। मक्खी, मक्खी के लार्वा को मैगट कहते हैं। मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? मैगट। तो अब समझिए मक्खी के लार्वा को मैगट कहते हैं। तो घाव वगैरह जब जानवर को होता है उस पर कहता है मक्खी मत लगने दो, नहीं तो जाकर के वो वहां पर अपना लार्वा मैगट दे देगा, वही देखिएगा इस तरह से आपको उसमें करते हुए दिखेगा। तो ये हो गया। उसके बाद तितली, इसके लार्वा को प्यूपा कहते हैं। इसके लार्वा को क्या कहते हैं? प्यूपा। ठीक। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन का परिणाम क्या है? याद रखिएगा द्विनिषेचन का परिणाम भ्रूणपोष है। द्विनिषेचन, द्विनिषेचन का परिणाम भ्रूणपोष है। द्विनिषेचन का परिणाम भ्रूणपोष है। कैसे द्विनिषेचन का परिणाम भ्रूणपोष है? देखिए ये है भ्रूण कोष, नॉट कोष, कोष। इसमें यहां पर इस तरह से होता है प्रतिमुखी कोशिका, यहां पर होता है सहायक कोशिका, यहां होता है अंड कोशिका और यहां होता है द्वितीय केंद्रक। और परागकण में एक परागकण के अंदर दो नर केंद्रक होता है। जब एक नर केंद्रक इस अंड कोशिका के साथ निषेचन करेगा तो बनेगा भ्रूण, यानी पहला निषेचन में क्या बना? भ्रूण बना। दूसरा नर केंद्रक जब इस द्वितीय केंद्रक के साथ निषेचन करेगा तब ये बनाता है भ्रूण
पोष, तो यानी कि ये पहला निषेचन, ये दूसरा निषेचन, तो दोहरी निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? भ्रूण पोष बनता है। दोहरी निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण पोष बनता। अब समझिए, कहता है दोहरी निषेचन, द्वि निषेचन का खोज कौन किया था? तो याद रखिएगा, दोहरी निषेचन का खोज नवासीन और गिगनार्ड किया था। दोहरी निषेचन का खोज कौन किया था? नवासीन और गिगनार्ड किया था। साइकस में परागन होता है, साइकस में परागन होता है। देखिए, परागन तभी होगा जब उसमें परागकण होगा। परागकण किसमें? परागकण किसको? लघु बीजाणुधानी को कहते हैं। तो जब लघु बीजाणुधानी फटता है तो उसमें 3 कोशिकीय अवस्था होता है। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि साइकस में परागकण किस कोशिकीय अवस्था में होता है? तो याद रखिएगा, 3 कोशिकीय अवस्था। साइकस में परागन जो होता है वो किस कोशिकीय अवस्था में होता है? तो 3 कोशिकीय अवस्था में होता है। उसके बाद बताइए, भ्रूण कोष। भ्रूण कोष क्या गुणित होता है? तो 3 गुणित होता है। भ्रूण कोष क्या गुणित होता है? 3 गुणित। गेहूं क्या गुणित होता है? 6 गुणित होता है। गेहूं में गुणसूत्र कितना होता है? 42 होता है। अब देखिए, निषेचन के बाद भ्रूण बनता है। यदि ऐसा हो बिना निषेचन का ही फल बन जाए, बिना निषेचन का ही फल बने, बिना निषेचन का जब फल बनता है तब उसको कहते हैं अनिषेक फल। बिना निषेचन का जब फल बने तो उसको क्या कहते हैं? अनिषेक फल। और बिना निषेचन का जब जनन हो तब उसको कहते हैं अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, जिसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और फूल जो, अब समझिए, बिना निषेचन का जब हो रहा, अब जीव में जब बिना निषेचन का बने तो एक ऐसा जीव जिसमें कि अनिषेक जनन दिखता है, तो प्राकृतिक अनिषेक जनन का उदाहरण कौन है? प्राकृतिक अनिषेक जनन का उदाहरण कौन है? तो याद रखिएगा, मधुमक्खी। कौन होगा? मधुमक्खी। मधुमक्खी होगा। और बताए थे ब्रायोफिलम में पत्ती के द्वारा प्रजनन होता है। बुलबिल नामक जो पत्रकलिका होता है वो किस में दिखेगा? अगैब में दिखेगा। बुलबिल नामक पत्रकलिका किस में दिखेगा? अगैब में दिखता है। पुदीना में कायिक प्रजनन। पुदीना में कायिक प्रजनन। बच्चा को पुदीना का नाम बोलते हैं तो वास्तविक में जो पुदीना बायोलॉजी के अकॉर्डिंग होना चाहिए उतना ही झलकता है, लेकिन पुदीना से रिलेटेड कुछ और ही समझ में आता है और मने मन दांत खिसोरने लगेगा। वो पुदीना में कायिक प्रजनन जो होता है वो अंतः भूअस्तारी के द्वारा होता है। अंतः भूअस्तारी के द्वारा होता